नमस्कार। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एजुकेशन चैनल दून जी के वैली में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास है हमारी इकोनॉमी की और टॉपिक रहेगा हमारा हाउ नेचुरल फार्मिंग बेनिफिट्स इंडियाज इकोनॉमी। जी हाँ, प्राकृतिक खेती भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे लाभ पहुंचाती है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कैसे नेचुरल फार्मिंग अभी नीड ऑफ द आवर है, कैसे हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके न केवल पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि जो हमारा इम्पोर्ट बर्डन है उसको भी हम कम कर सकते हैं। एंड हाउ नेचुरल फार्मिंग कैन बी अ मेजर पिलर टू इंडिया सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। आप किसी भी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं, आप ये ट्यूटोरियल अटेंड कर सकते हैं क्योंकि इसमें नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में है विद डायग्राम्स। एंड इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर एनी सब्जेक्टिव एग्जाम इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दी वीडियो ट्यूटोरियल विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज की वीडियो हमारी 7 पार्ट सीरीज की 5th वीडियो है। हम ऑलरेडी 4 वीडियोस इन टॉपिक्स के ऊपर अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनके लिंक्स हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। यू कैन गो देयर एंड चेक आउट एंड वॉच दोज वीडियोस। तो आज के ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं हम इन 2 स्टेटमेंट्स के साथ। पहली, प्रमोटिंग नेचुरल फार्मिंग एंड रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टुडे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को कम करना आज भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। इट्स कनेक्टेड नॉट ओनली विद एग्रीकल्चर बट आल्सो विद द इकोनॉमी, हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी। इसका संबंध न केवल कृषि से है बल्कि अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, पर्यावरण और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी है। तो ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। अगर हम बात करें आज के वर्तमान समय में व्हाट इज इंडिया फेसिंग रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, द प्रेजेंट टाइम रेलेवेंस फॉर इंडिया, तो वो क्या है? जैसे ग्लोबल फर्टिलाइजर प्राइसेस दे आर राइजिंग, इनकी कीमतें बढ़ रही हैं। जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, हम देख सकते हैं वेस्ट एशिया वॉर या रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर। तो जब भी ऐसे ग्लोबल क्राइसिस होते हैं तो जो सप्लाई चेन्स होती हैं दे गेट डिसरप्टेड, और अगर आप हेविली इंपोर्टेड डिपेंडेंट कंट्री हैं तो आपकी इकोनॉमी सफ़र करती है। ओके। क्लाइमेट चेंज, खैर इस समस्या से पूरा विश्व ही जूझ रहा है, लेकिन अगर हम भारत जैसे डेवलपिंग नेशन की बात करें जहाँ पे पॉपुलेशन 140 CR प्लस है तो हमारे लिए एक ये गंभीर समस्या है। फार्मर डिस्ट्रेस, अगर भारतीय किसानों की बात करें तो इकोनॉमिक हार्डशिप है या फिर क्लाइमेट शॉक है या फिर फार्मर्स डेट है, इनकी अपनी समस्याएं हैं और जो काफ़ी गंभीर भी हैं। सॉइल डिग्रेडेशन, चाहे वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हों या फिजिकल हो या फिर केमिकल फैक्टर्स हों, जो सॉइल की क्वालिटी है डे बाय डे इट्स डिक्रीजिंग। तो क्या नेचुरल फार्मिंग इन सब का एक सस्टेनेबल सोल्यूशन है या आप इनको एक इकोनॉमिक प्रिवेंटिव मेजर बोल सकते हैं? क्या प्राकृतिक खेती एकमात्र उपाय है या एकमात्र साधन है इन प्रॉब्लम का? लेट्स फाइंड आउट, और एट व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक ये इन समस्याओं को सुधार सकती है या फिर बदलाव ला सकती है। सबसे पहले, व्हाट इज नेचुरल फार्मिंग? तो एक प्राकृतिक खेती क्या होती है? ठीक है, नेचुरल फार्मिंग मीन्स ग्रोइंग क्रॉप्स विद मिनिमल और नो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। मतलब आप केमिकल खाद का या फिर जो कीटनाशक होते हैं उनका उपयोग ना के बराबर करते हैं या फिर नहीं करते हैं। बजाय इनके आप जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स या पेस्ट कंट्रोल मेथड्स होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें जैसे काउ डंग एंड काउ यूरिन, तो हम जानते हैं कि इनको वाइडली यूज़ किया जाता है। दे आर वेरी लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली। जैसे काउ यूरिन की बात करें तो इसमें स्मॉल अमाउंट्स में हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, राइट। कंपोस्ट हो गया, हम जानते हैं कि जो जैसे हम वेजिटेबल पील्स हो गए या फ्रूट्स वेस्ट होते हैं, लीव्स हैं या जो क्रॉप रेजिड्यू होता है, इनको हम मिला के कंपोस्ट तैयार करते हैं, राइट। बायो फर्टिलाइजर्स, आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम गुड बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी बोलते हैं, तो ये हेल्प करते हैं। दे हेल्प प्लांट्स टू गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल एंड एयर, राइट। क्रॉप रेजिड्यू, हम देखते हैं कि जब भी हम जैसे खेती करते हैं चावल की या मक्के की या शुगर केन हो गया, गन्ना या मेज़ या मक्का हो गया, तो इनके बाद जो फिर लेफ्ट ओवर रह जाते हैं उनको हम रेजिड्यू कहते हैं। जैसे उसमें उनके छिलके हो गए या पत्तियां हैं या डंठल हैं या तिनके हैं, इनको बोला जाता है रेजिड्यू। तो इनका भी हम क्या करते हैं, एनिमल फॉडर की तरह यूज़ किया जा सकता है या फिर आप इनका कंपोस्ट बना सकते हैं, ठीक है, राइट। खाद तैयार की जा सकती है या फिर आप मल्चिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मल्चिंग क्या होता है? ये एक प्रोटेक्टिव लेयर जो सॉइल के ऊपर बिछा दी जाती है। जैसे आप ये प्लांट्स देख रहे हैं,
इनके इर्द गिर्द एक ग्रास की एक प्रोटेक्टिव लेयर इनकी बिछा दी गई है। तो ये लेयर क्या करती है, इट प्रिवेंट्स मॉइस्चर, ये जो मॉइस्चर होता है इसको जाने से रोकती है। तो मिट्टी के अंदर नमी बनी रहती है, प्लस सनलाइट कम पड़ती है यहाँ पे इस मिट्टी पे, तो जो वीड्स की ग्रोथ होती है वो कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। इसको बोला जाता है मल्चिंग। या फिर नेचुरल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स आप कह सकते हैं, जैसे आप नीम बेस्ड स्प्रे हो गया या काउ यूरिन बेस्ड स्प्रे है, इनका छिड़काव करते हैं फसलों के ऊपर बजाय केमिकल पेस्टिसाइड्स के। या फिर जैसे लेडी बर्ड हो गई, ठीक है रेड ना, ये भी पेस्ट ईटिंग होती है, मतलब ये किस कीड़ों को खाती हैं जो फसलों के अंदर लगते हैं। ओके राइट। तो ये ऐसे नेचुरल मीन्स हैं जिनके थ्रू हम नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं। तो प्राकृतिक खेती को हम कह सकते हैं फसलों का बहुत कम या बिना किसी रासायनिक खाद और कीटनाशकों के उगाना। इनका एग्जाम्पल्स हम भारतवर्ष में देख सकते हैं अक्रॉस इंडिया, जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर वहाँ पे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाता है इन सभी नेचुरल मेजर्स को यूज़ करके। ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल्स हैं सिक्किम के अंदर, हम जानते हैं 2016 में सिक्किम को एक ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है। वहाँ पे जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं वो पूरी तरह से बैन है, राइट। मिलेट कल्टीवेशन विद लो केमिकल यूज इन कर्नाटका एंड उड़ीसा, यहाँ पे मतलब बहुत कम रसायनों का उपयोग करके बाजरे की खेती की जाती है। वैसे भी जो बाजरा होता है, मतलब जो ड्राउट प्रोन एरियाज होते हैं, ठीक है राइट ना, जहाँ पे मतलब पानी की कमी होती है, वहाँ पे आप मिलेट कल्टीवेशन कर सकते हैं। ओके। वाई इंडिया वांट्स टू रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर्स, भारत रासायनिक उर्वरकों का उपयोग क्यों कम करना चाहता है? देखिए भारत काफ़ी बड़ी मात्रा में इन सब चीज़ों का उपयोग करता है, जैसे यूरिया, डैप, डायमोनियम फॉस्फेट और पोटैश। हम जानते हैं इनका उपयोग कैसे होता है, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन यूरिया के अंदर जैसे किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होता है, ये क्रॉप ग्रोथ के लिए, राइट, फसल की ग्रोथ के लिए। डैप हो गया डायमोनियम फॉस्फेट, जनरली जो प्लांट्स होते हैं फॉस्फेट के रूप में फॉस्फोरस को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो फॉस्फोरस होता है वो क्या करता है, एक तो वो जो एनर्जी होती है उसको स्टोर करने में काम आता है, राइट, और एनर्जी ट्रांसफ़र करने के। ओके। पोटैश हो गया आपका, इससे क्या मदद मिलती है, इनसे प्लांट को स्ट्रेंथ मिलती है। या फिर आपके एनपीके फर्टिलाइजर्स, ये मिक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, राइट। तो इनको हम नेचुरल तरीके से भी ले सकते हैं या फिर आप आर्टिफिशियल तरीके से भी, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स के थ्रू। ओके। प्रॉब्लम क्या है, समस्या ये है कि मैनी फर्टिलाइजर्स आर इम्पोर्टेड, इनमें जो काफ़ी सारे उर्वरक हैं वो आयात किए जाते हैं, एंड गवर्नमेंट गिव्स मैसिव सब्सिडीज़। अगर हम सब्सिडीज़ की बात करें तो लास्ट बजट के अंदर भी शायद 1.67 लाख CR, मतलब इतनी जो सब्सिडीज़ है वो फर्टिलाइजर्स पे दी गई है। मतलब आप इसको बोल सकते हैं 1.67 ट्रिलियन। ओके। तो ये डॉलर के अंदर नहीं होगा, रुपीज़ के अंदर आप इसको याद रखिएगा। तो मैसिव सब्सिडीज़ देती है गवर्नमेंट, यानी जब इतनी सब्सिडीज़ दी जा रही है, ओके, यानी आप आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो फिर बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास क्या होती है, फंड की शॉर्टेजेस हो जाती है। एक जो फिजिकल बर्डन होता है आपके ऊपर आ जाता है, फिजिकल डेफिसिट आ जाता है। आप देखते होंगे हर बजट के अंदर, चाहे वो नेशन का है या स्टेट बजट है, उसके अंदर फिजिकल डेफिसिट को मेंशन किया जाता है, राइट। फिर इन केमिकल फर्टिलाइजर्स के एक्सेसिव यूज से क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो ख़राब हो जाती है, पानी भी आपका जो वाटर है वो पल्यूट होता है। ओके। तो ये प्रॉब्लम्स है। अगर हम इंडिया फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट रिलायंस की बात करें, तो अगर इंडिया किन किन देशों के ऊपर निर्भर करता है, तो सबसे पहले यूरिया, अराउंड जो 20% है वो यूरिया वो बाहर से आयात किया जाता है। किन देशों से, ओमान से, कतर से, चाइना से। फिर डैप हो गया डायमोनियम फॉस्फेट, ये आपका 50 से 60% बाहर देशों से इंपोर्ट किया जाता है, राइट। कौन से कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया, चाइना और रशिया। और फिर हम बात करें म्यूरिएट ऑफ पोटैश की, यानी KCl, पोटेशियम क्लोराइड, तो ये 100% हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो ये कहाँ से आपका इंपोर्ट होता है, रशिया, कनाडा, बेलारूस से। अगर हम बात करें तो अराउंड जो हमारा 30% फर्टिलाइजर्स की डिमांड है वो किसके थ्रू मैट होती है, आपके इंपोर्ट्स के थ्रू मैट होती है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और इसमें देखिएगा पोटैश, जो म्यूरेट ऑफ पोटैश है, मतलब ये तो हम मतलब कंप्लीटली डिपेंडेंट है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर। अगर हम बात कर रहे थे जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर की, तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, तो जो फर्टिलाइजर्स के प्राइस थे वो बढ़ गए। ओके। तो हमने देखा ड्यूरिंग ग्लोबल क्राइसिस जो रशिया यूक्रेन वॉर था, जो फर्टिलाइजर्स प्राइसेस थे दे राइज शार्पली। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप आयात के ऊपर निर्भर हैं, हमने देखा कि अगर आप हैविली डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट के ऊपर, तो आपकी इकोनॉमी सफ़र करती है। तो हमें इस डिपेंडेंस को रिड्यूस करना है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। तो हमें इसके अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे। ओके।
हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के अंदर इनको डिस्क्राइब किया है कि हाउ नेचुरल फार्मिंग बेनिफिट्स इंडियाज इकोनॉमी, प्राकृतिक खेती से भारत की अर्थव्यवस्था को कैसा फ़ायदा होता है। तो पहला पॉइंट है, इट रिड्यूसेस फर्टिलाइजर्स इम्पोर्ट बिल, उर्वरक आयात बिल कम करता है। ठीक है, अगर आपकी इम्पोर्ट डिमांड कम होगी तो जो आपका इम्पोर्ट बिल है वो कम होगा। इम्पोर्ट बिल कम होगा तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बचेगा। अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज बचता है तो आप उनको दूसरे सेक्टर्स में डाइवर्ट कर सकते हैं। पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न, राइट। तो इंडिया स्पेंड्स बिलियंस इन इम्पोर्टिंग फर्टिलाइजर्स। ठीक है, राइट। हम काफ़ी पैसा अराउंड, मतलब अगर हम इसको आंकड़े की बात करें तो 27 बिलियन यूएस डॉलर हम अराउंड इम्पोर्ट के ऊपर खर्च करते हैं ऑन फर्टिलाइजर्स। अगर किसान कंपोस्ट का, बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक होते हैं, या लोकल नेचुरल इनपुट्स का यूज़ करें तो हम इन इनपुट्स को डिक्रीज़ कर सकते हैं, इनकी डिमांड कम हो सकती है। और हमने देखा डिमांड कम होगी तो इससे क्या होगा कि जो हमारा इम्पोर्ट बिल है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होंगे? सबसे पहले, इट विल सेव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार है इसकी बचत होती है। इट विल रिड्यूस प्रेशर ऑन गवर्नमेंट फाइनेंसेस, आप अच्छे से फिजिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, यानी आपको फंड्स की शॉर्टेज नहीं होगी और आप दूसरे जो सेक्टर्स हैं उनके अंदर भी फंड्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट विल इम्प्रूव ट्रेड बैलेंस, व्यापार संतुलन में सुधार होता है, यानी आपके ट्रेड बैलेंस मीन्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का डिफरेंस। अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो वहाँ पे ट्रेड डेफिसिट है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होते हैं? आप इनको बोल सकते हैं इट्स लाइक अ वॉलेट दैट इज़ मैनेज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसमें जैसे डॉलर होता है, यूरो होता है, पौंड होता है। तो जब भी आप कोई चीज़ आयात करते हैं यानी इंपोर्ट करते हैं तो इसमें से आपको विदेशी मुद्रा खर्च करनी होती है। जनरली इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो आपकी फेवरेबल करेंसी है वो क्या है? आपकी डॉलर है। ठीक है, हर कोई डॉलर के अंदर ही बिजनेस करता है। तो सपोज़ कीजिए आपने ऐसे फर्टिलाइजर्स को इंपोर्ट किया तो आपने ऐसे डॉलर्स निकाल के जिस कंट्री से आपको खरीद रहे हैं आपको वो देने पड़ेंगे, राइट। अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके डॉलर्स ज़्यादा खर्च होंगे। ओके, जब भी आप डॉलर्स ज़्यादा खर्च करते हैं तो जो आपकी जो नेटिव करेंसी होती है, ठीक है, राइट ना, जैसे इंडियन रुपी है तो उसके ऊपर फिर एक प्रेशर आता है। ऐसा क्यों? देखिए, अगर डॉलर्स की डिमांड के अंदर मार्केट डिमांड ज़्यादा है तो जो उसकी वैल्यू है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, एवरी वन रन्स बिहाइंड आफ्टर डॉलर। तो इसका मतलब क्या है कि या तो हमारे जो इंडियन वैल्यू की रुपी है वो अच्छी हो, लेकिन हम जानते हैं कि अभी इंडियन वैल्यू की रुपी कितनी 96 टच कर गई थी। ठीक है, राइट ना, प्रेजेंट टाइम में $1 96 का हो गया था। तो इसका एक ही है, या तो आप इंपोर्ट बिल को कम करें या फिर इनके अल्टरनेटिव्स आप ढूंढें, तभी आप इन चीज़ों को यहाँ पे बचा सकते हैं, इस विदेशी मुद्रा भंडार को, राइट। इस विदेशी मुद्रा भंडार को बचत करने से क्या फ़ायदा होगा? जैसे मैंने कहा, पेनी पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न, आप इससे अपने इंटरनेशनल डेट्स पे कर सकते हैं। ठीक है, राइट। आप जो दूसरे बिल्स होते हैं उनको मैनेज कर सकते हैं। आप ये पैसा अपने डोमेस्टिक सेक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे फिर R&D होगी, इनोवेशन होगा, नई टेक्निक्स आएंगी, न्यू स्टार्टअप्स होंगे, नई नई एम्प्लॉयमेंट्स वहाँ पे फिर जनरेट होंगी। ओके, अगर हम इंडिया स्टेट स्नैपशॉट की बात करें इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स की, तो व्हाट इंडिया इंपोर्ट्स अलॉट, हम क्या चीज़ें ज़्यादातर आयात करते हैं? जैसे क्रूड ऑयल, एनर्जी अराउंड 30%, फिर गोल्ड एंड प्रीशियस मेटल्स हो गए, ये आपका 10 से 12% है। इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी की बात करें तो ये अराउंड 20 से 22% होगा। ठीक है, 20 से 22%। फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ये अराउंड 2 से 3% है, राइट, और अराउंड 27 बिलियन यूएस डॉलर हम खर्च करते हैं इसके ऊपर। व्हाट इंडिया एक्सपोर्ट्स अलॉट, तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज नंबर 1 पे है, फिर मेडिसिन होगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, राइस एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, और इंजीनियरिंग गुड्स हैं। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ यहाँ पे तराजू है वो हमारा इंपोर्ट्स की तरफ झुका हुआ है, यानी हमारा इंपोर्ट बिल ज़्यादा है और जो हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग है वो कम है। तो इसको बोला जाता है फिर आपका ट्रेड डेफिसिट, यानी ट्रेड इम्बैलेंस। आप ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो बजाय ज़्यादा पैसा कमाने के, तो हमारा जो ज़्यादा पैसा है जो वो क्या है, वो बाहर जा रहा है, राइट। अगर हम इसको एग्जांपल से समझें कि अगर कोई भी एक सपोज कीजिए गांव है और वो अपने जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का रिड्यूस वो 50% कम कर देता है ठीक है, यानी जो रासायनिक उर्वरक थे उनका उपयोग वो 50% तक कम कर देता है। तो इससे क्या होगा, जो हमारे इम्पोर्टेड इनपुट्स हैं हमें कम खरीदने पड़ेंगे, यानी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से वो हमें कम खरीदने पड़ेंगे। हमने उनके अल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए या फिर कंजप्शन कम कर दिया है। ओके, इससे क्या होगा, मनी स्टेज विद इन लोकल रूरल इकोनॉमी। हमने देखा था एक मल्टीप्लायर इफेक्ट
कि कैसा पैसा इकोनॉमी के अंदर घूमता है। ओके, देखिए मल्टीप्लायर इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि वन पर्सन स्पेंडिंग इज अनदर पर्सन इनकम। ओके, इससे ग्रामीण क्रय शक्ति मजबूत होती है। दिस स्ट्रेंथन्स रूरल परचेजिंग पावर। तो जहाँ पहले मैं 100 रुपये में 50 रुपये में फर्टिलाइजर्स के ऊपर खर्च कर रहा था और 50 रुपये में बाकी चीज़ों के ऊपर खर्च करता था, ठीक है। अब सपोज़ कीजिए मेरा 50% मैंने कम कर दिया है, तो मेरे 25 रुपये बच रहे हैं, ठीक है, राइट। तो मेरे पास जो अवेलेबल इनकम है वो कितनी हो जाएगी, 75। तो मैं इससे और ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरी परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई है। ओके, तो इससे क्या होगा कि इट विल स्ट्रेंथन रूरल परचेजिंग पावर, राइट। Second point, it reduces government subsidy burden. The Indian government spends enormous money on fertilizer subsidies every year. जैसे हमने देखा कि 1.67 ट्रिलियन रुपीस इतने पैसे खर्च होते हैं। और जनरली क्या होता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स आर सोल्ड चीपली टू फार्मर्स बिकॉज द गवर्नमेंट पेज द डिफरेंस, ठीक है, राइट। अब हम जानते हैं कि जो 50% एम्प्लॉयमेंट है वो किसके अंदर है, वो एग्रीकल्चर के अंदर है, राइट। ओके, अब खैर जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो कम है, 16 to 80% है, पर लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है वो किसके अंदर है, आपकी एग्रीकल्चर के अंदर है। इसमें भी जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं इनको काफ़ी सस्ते दामों पर बेचा जाता है। तो जब भी गवर्नमेंट ऐसी सब्सिडीज़ आपको देती है तो गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा खर्च करती है, राइट। तो या तो वो इम्पोर्ट बिल को कम करेगी, इम्पोर्ट ड्यूटी जो होगी वो कम कर देगी, या वो टैक्स कम कर देगी, या फिर क्या करती है कि वो सब्सिडी देती है तो एक पार्ट वो अपनी जेब से पे करती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, राइट, वो ज़्यादा हो रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो कम हो रहा है, ठीक है। यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपये, स्पेंडिंग ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो इसको बोलते हैं फिर फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, राइट ना। आपने देखा होगा कि जब भी बजट आता है, चाहे वो नेशनल हो या फिर स्टेट्स का हो, तो वहाँ पे इस चीज़ को मेंशन किया जाता है। तो डेफिसिट तभी होगा कि जब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया है, मतलब आप स्पेंडिंग ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन आपका रेवेन्यू कम है। और खासकर जब आप इसकी सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं तो फिर आप आउट ऑफ द पॉकेट आपका एक्सपेंडिचर होता है। ओके, तो इसके प्रॉब्लम्स और कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं। जैसे प्रॉब्लम्स, आपका फिजिकल बर्डन बढ़ जाता है, ठीक है, राइट। बजट प्रेशर है, इससे क्या होगा कि लेस मनी अवेलेबल फॉर, आपको कम पैसे मिलेंगे और आपके पास जो फंड्स होंगे वो लिमिटेड होंगे। तो यानी जैसे हेल्थ सेक्टर हो गया, वहाँ पे आप देख सकते हैं इनसफिशिएंट रिसोर्सेज होंगे, क्यों, क्योंकि मेरे पास फंड की शॉर्टेज है। एजुकेशन हो गया, फंडिंग कट्स, आप नए स्कूल्स नहीं बना सकते, या टीचर्स को आप बहाल नहीं कर सकते, या जो ऑलरेडी स्टैब्लिश स्कूल है वहाँ की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं तो आप रिपेयर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लिमिटेड फंड्स। या इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, नेग्लेक्टेड प्रोजेक्ट्स, कहीं पे सड़क बन नहीं पाई, कहीं पे सड़क अधूरी रह गई, कहीं पे अभी सड़क का काम स्टार्ट नहीं हुआ, तो जस्ट बिकॉज क्योंकि जो आपका पैसा था वो सब्सिडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर वो पैसा बच जाता तो आप उनको बाकी सेक्टर्स की तरफ डाइवर्ट कर सकते थे। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं कि बेनिफिट ऑफ नेचुरल फार्मिंग, कि अगर आप लोअर केमिकल कंजप्शन करते हैं, ठीक है, राइट ना, आप इन रसायनों की खपत को कम करते हैं, सबसे पहले क्या होगा कि जो लोअर सब्सिडी एक्सपेंडिचर होगा, जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी पे कम पैसा खर्च करेगी, और जो उसका फिजिकल मैनेजमेंट है, जो वित्तीय प्रबंधन है, वो अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कैसे, आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा रूरल रोड्स को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है, अधिक ग्रामीण सड़कें बनाई जा सकती हैं। मोर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स कैन स्टार्ट, नई अधिक सिंचाई परियोजनाएं शुरू की जा सकती हैं। यानी पेनी सेव्ड इज पेनी एंड, और आपने वो पैसा दूसरे सेक्टर्स में डाइवर्ट कर दिया, तो आपके पास एक बेटर फिजिकल मैनेजमेंट है। थर्ड पॉइंट है हमारा, इट इम्प्रूव सॉइल हेल्थ एंड लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी। देखिए, अगर हम कोई भी चीज़ हो, एक्सेसिव केमिकल्स की हम बात करें, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, तो एक तो ये चीज़ है कि अगर आपको कोई चीज़ बहुत सस्ते दाम पे मिल रही है, तो अगर आप उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई दुख नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसके प्राइस कम है तो आप दोबारा उस चीज़ को ख़रीद लेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपको हमेशा मतलब पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। तो जब भी आप इन केमिकल्स को एक्सेसिवली यूज़ करते हैं तो इसके परिणाम क्या होते हैं, दुष्परिणाम हम कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी, मिट्टी की उर्वरता कम करते हैं। दे किल बेनिफिशियल माइक्रोब्स, जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, राइट ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको मार देते हैं। मिट्टी जो होती है इसको हार्डन कर देता है। अगर हम एक्सेसिव केमिकल्स की बात करें, जो वाटर रिटेंशन है ये भी आपकी कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक हर इस चीज़ को मेंशन किया है कि एक्सेसिव की हम बात कर रहे हो कि ठीक है, राइट ना। अगर आप एक प्रॉपर एक कम मतलब राइट प्रोपोर्शन के अंदर यूज़ करोगे तो फिर ये चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव केमिकल्स। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको कोई चीज़ बहुत कम सस्ते दामों में मिल रही है तो आप उसका फिर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे कि भाई, कई बार हो सकता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा के लिए, ठीक है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके जो दुष्परिणाम है वो यही है कि इट विल रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, जो आपकी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है।
जब भी ऐसे केमिकल्स काम करते हैं तो ये अपना एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, मतलब वैल्यू एड ऑन नहीं करते कि जो ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्टिंग फैक्टर्स थे उनको ऐड ऑन करें, उनको हेल्प करें, इन्हेंस करें, क्या करेंगे उनको वाइप आउट कर देते हैं और अपना एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, राइट ना। तो जब भी ऐसे केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो ऑलरेडी जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग फैक्टर्स होते हैं जो मदद करते हैं आपके एग्रीकल्चर अंदर, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, चाहे वो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है या ऑर्गेनिक मैटर है या आपके जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, राइट ना, जस्ट लाइक फंजाई एसेंशियल फॉर सॉइल हेल्थ, ये उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मार देते हैं। मतलब एक्सेसिव केमिकल्स से जो आपके अर्थवॉर्म्स होते हैं उन तक को मार देते हैं, ठीक है, राइट ना, ओके। एंड दे हार्डन सॉइल, उससे जो आपकी मिट्टी है बहुत सख्त हो जाती है, तो इससे जो प्लांट्स की रूट्स वगैरह होती है ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाती डीप, राइट ना, उनको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती। दे रिड्यूस वाटर रिटेंशन, इससे ज़्यादा क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी तो वाटर रिटेंशन नहीं हो पाता, पानी फिर क्या होता है नीचे चले जाता है और जो मिट्टी जली होती है वो सूख जाती है, ओके। तो दे आर दी इम्पैक्ट्स ऑफ एक्सेसिव केमिकल्स। लेकिन अगर हम नेचुरल फार्मिंग को यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो इम्प्रूव कर जाएगा, अर्थवॉर्म पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। हमने देखा कि एक्सेसिव केमिकल्स इनको भी मतलब मार देते हैं। और जो अर्थवॉर्म है ये हमारे मतलब नेचुरल अलाइज इनको बोल सकते हैं आप ना, फार्मर्स के एक नेचुरल फ्रेंड्स हैं, मतलब ये इनको आप कंपोस्टर ही बोल सकते हैं, टिलर्स भी बोल सकते हैं, मतलब मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं और जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करके खाद बना देते हैं और भुरभुरा करके मतलब ऐसे ना ना सुरंग खोद देते हैं जैसे मतलब एयर वगैरह या जो वाटर वगैरह है वो जा सके, ठीक है, राइट ना। तो मतलब इन मैनी वेज दे आर हेल्पफुल। सॉइल मॉइस्चर आपका मेंटेन रहता है नेचुरल फार्मिंग की वजह से, ओके। और जो न्यूट्रिएंट साइकिल है कि मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी के अंदर वो साइकिल बनी रहती है। देखिए न्यूट्रिएंट साइकिल का मतलब क्या है कि वो सोर्स से स्टार्ट होकर दोबारा चीज़ सोर्स तक ही पहुंच गई। सपोज कीजिए एक प्लांट है, इस प्लांट ने मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स लिए, सपोज कीजिए नाइट्रोजन, फिर एक एनिमल्स ने आके इसको खा लिया, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स थे वो किस में चले गए, एनिमल की बॉडी के अंदर, ओके। फिर एनिमल ने क्या किया, एक्सक्रीट किया या फिर वो मर गया, तो वो दोबारा क्या हो गया, डिकम्पोज होके, ठीक है, राइट ना, वो दोबारा किस में मिल गया, मिट्टी के अंदर। तो न्यूट्रिएंट्स दोबारा किस में आ गए, वो मिट्टी में आ गए, तो उसको बोला जाता है न्यूट्रिएंट साइकिल। तो जो नेचुरल फार्मिंग है ऐसे पोषक तत्वों के चक्र को बेहतर बनाती है, राइट। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की हम बात करें, आर्थिक प्रभाव की, तो इससे एक सबसे पहले जो आपका प्रोडक्शन है वो स्टेबल रहता है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन कम होती जा रही है तो आप ज़्यादा फिर फर्टिलाइजर्स का उपयोग करेंगे, जो फार्मिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है, ऑब्वियस सी बात है, आपके जो इनपुट्स है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि हम जो हमारे पास लोकली अवेलेबल इनपुट्स हैं हम उनका यूज़ कर रहे हैं एंड दे आर वेरी लो कॉस्ट, ठीक है, राइट ना, काफ़ी इको फ्रेंडली भी होते हैं। सस्टेनेबल यील्ड्स ओवर डिकेट्स, अगर आपकी मिट्टी जो हमारे मतलब जो फैक्टर्स हैं, वेरियस फैक्टर्स है, चाहे फिजिकल, बायोलॉजिकल या केमिकल फैक्टर्स है, अगर वो मेंटेन रहते हैं थ्रू नेचुरल फार्मिंग, तो आपकी जो यील्ड्स है मतलब जो पैदावार है वो दशकों तक क्या रहेगी, वो आपकी टिकाऊ रहेगी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दे रिड्यूस फार्मर इनपुट कॉस्ट। बिल्कुल सही बात है, हम देखते हैं कि जो इंडियन फार्मर्स हैं मतलब स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की हम बात करें तो अराउंड वो 86% होंगे। तो जो काफ़ी पैसा है वो इनपुट के ऊपर खर्च होता है, मतलब अपार्ट फ्रॉम सोशियो और इकोनॉमिक जो उनकी नीड्स होती है, जैसे उन्होंने शादी करनी है या पढ़ाई करानी है बच्चों की या उनकी हेल्थ केयर है, मेडिकल बिल्स हैं, उसके अलावा भी फिर क्या होता है कि जो फार्मर्स जो पैसे होते हैं, ठीक है, राइट ना, किसके ऊपर खर्च करेंगे, फर्टिलाइजर्स के ऊपर, पेस्टिसाइड्स के ऊपर, उनको बार बार छिड़कना होता है, राइट, ओके। लेकिन अगर हम नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो जो फार्मर्स हैं वो किसका यूज़ कर सकते हैं, जीवामृत का, कंपोस्ट है या काउ बेस्ड इनपुट्स, तो ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू केमिकल फर्टिलाइजर्स। जीवामृत क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जीवामृत क्या होता है, एक लिक्विड फर्टिलाइजर्स है और ये मिक्सचर होता है किसका, काऊ डंग का, काऊ यूरिन, बेसन, पल्स फ्लोर, सॉइल एंड वाटर, तो इनको एक मतलब एक अमाउंट में बना के इनको मिक्स किया जाता है, तो ये अलग अलग तरीके से हेल्पफुल होता है। जैसे काऊ डंग होता है, माइक्रोब्स प्रोवाइड करता है, यूरिन है आपका, काऊ यूरिन है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, एंड दे प्रोटेक्ट प्लांट्स। जो पल्स फ्लोर है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो सॉइल है ये लोकल बेनिफिशियल बैक्टीरिया ऐड करती है और जो वाटर है इनको मिक्स करता है, तो उसको मिला के बोला जाता है आपका जीवा अमृत। तो कहीं पे भी अगर आप नेचुरल फार्मिंग वाले इनिशिएटिव्स देख रहे होंगे इन वेरियस स्टेट्स तो आपको ये वाली टर्म बार बार दिखाई देगी, ठीक, जीवा अमृत। और भी होते हैं। तो इकोनॉमिक रिजल्ट की हम बात करें, जो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो हाई हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। देखिए प्रॉफिट का मतलब क्या है कि आपका इनपुट कम है और आपका आउटपुट ज़्यादा है, ठीक है, राइट ना। अब इनपुट क्या था कि मैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनके ऊपर मेरे पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, मैं लोकल जो अवेलेबल इनपुट्स हैं उनसे काम चला रहा हूँ, जो इको फ्रेंडली भी है, लो कॉस्ट भी है।
तो मेरे क्या होगा, जो प्रॉफिट है वो हाई हो जाएगा। प्लस देखिए, अब आपका जो प्रोडक्शन है वो ऑर्गेनिक हो रहा है, ठीक है, राइट ना। तो जब भी आपका प्रोडक्शन ऑर्गेनिक होगा तो क्वालिटी कम्स विद द प्राइस। एक ऑर्गेनिक जो प्रोडक्शन होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ओके ना। जहाँ भी आपको ये चीज़ दिखेगी, ये चीज़ ऑर्गेनिक है, तो हमेशा देखिएगा उसका प्राइस टैग क्या होता है, हमेशा हाई होता है। लोअर डेट, ठीक है, जो कर्ज पर निर्भरता होगी वो कम हो जाएगी। जनरली जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा डेट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, मशीन है चाहे बीज हैं या फिर खाद है या पेस्टिसाइड्स वगैरह है, ठीक है, राइट ना। फिर वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी मतलब ऐसे ही रेगुलर नहीं है, कई बार साल में जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम होता है, वो रेन डिपेंडेंट होते हैं। तो जनरली ये फिर किसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, डेट के ऊपर। आपने देखा होगा जैसे बैंक्स हो गए या फिर जो मनी लेंडर्स हो गए, उनसे पैसा उधार लेते हैं और काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट्स पे होता है, और कई बार जब वो पैसा चुका नहीं पाते तो उसी को दोबारा प्रीमियम के अंदर ऐड कर दिया जाता है और फिर मतलब वो और डबल हो जाता है। खैर, कैसे गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव चला रही है, ऐसी बात नहीं है, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड है या किसान सम्मान निधि है या नेशनल मिशन है नेशनल फार्मिंग के ऊपर, काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने चलाई है। बट स्टिल जो ये रूरल इंडेटेडनेस है एक मेजर इशू है इंडिया के अंदर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, इट विल बूस्ट एक्सपोर्ट पोटेंशियल, निर्यात की संभावनाओं को बढ़ावा देता है, ठीक है। देखिए, जब भी ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, राइट ना, फूड है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं, तो इनकी डिमांड बढ़ जाती है, ओके। हर कोई चाहता है कि जो उनका खाना है वो मतलब प्योर हो, ठीक है, राइट ना, दे आर रेडी टू पे। इससे क्या हुआ, आपकी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, इसकी भी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, ओके। तो अगर हम बात करें जनरली, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो मतलब जो हमारा एक्सपोर्ट है वो अराउंड 11 से मतलब 11 से 12% है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, बट क्या है कि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लग गए, आपके पास ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, ठीक है, राइट ना, तो आप एक्सपोर्ट फिर हायर हो जाएगा आपका, ओके। ये चीज़ फिर आपकी बढ़ सकती है क्योंकि फिर डिमांड बढ़ जाएगी उसकी। तो जैसे आप ऑर्गेनिक टी है या ऑर्गेनिक स्पाइसेस है या मिलेट्स है या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, अगर आप ये ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इनकी ग्लोबली डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, सिक्किम बिकेम इंडियाज फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट एंड गेन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, ठीक है, राइट ना। मतलब ये सिक्किम इसका एक लाइव एग्जांपल है, ओके। इकोनॉमिक बेनिफिट्स की हम बात करें तो हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग्स है वो हाई हो जाएंगी, जो हमारे किसानों की आय है वो और बढ़ जाएगी, ठीक है। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो हमारा सनराइज सेक्टर्स है और जो जीडीपी के अंदर अराउंड 10 से 14% इसका कंट्रीब्यूशन है, इनकी भी अच्छी खासी ग्रोथ होगी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, बेटर पब्लिक हेल्थ इक्वल टू लोअर इकोनॉमिक बर्डन। जब भी आप जो केमिकल्स लेस्ड फूड को आप यूज़ करते हैं, ठीक है, राइट ना, मतलब केमिकल्स क्या करते हैं कि इन सब चीज़ों को कंटेमिनेट कर देते हैं, चाहे आपका फूड है, वाटर है या सॉइल है, ठीक है, राइट ना, हम ये चीज़ जानते हैं। तो जब भी आप ऐसे केमिकल लेस्ड फूड को खाएंगे, मतलब वो ना, तो क्या होगा, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन है, अभी फर्टिलाइजर्स वगैरह पेस्टिसाइड्स बारिश के साथ मतलब जो वाटर सोर्सेज होते हैं उनमें मिक्सअप हो जाते हैं, तो वाटर पॉल्यूशन होता है, टॉक्सिक रेजिड्यूज होते हैं, ठीक है, राइट ना। तो जो नेचुरल फार्मिंग क्या करती है, इट प्रमोट सेफर फूड। देखिए, जनरली कहा जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, ठीक है, राइट ना। तो मतलब जैसा खाया अन्न वैसे ही बना मन, वैसे ही बना तन। तो मैं ये आउट ऑफ द थोड़ा बोल रहा हूँ बॉक्स। जनरली क्या होता है कि आजकल बोला जाता है कि मतलब हमारा जो इतना एग्रेशन है, हम इतने हाई क्यों है, तो इसलिए बोला जाता है कि जो हमारा खाना खाया जाता है उसके अंदर जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो केमिकल्स हैं, उनकी जो तासीर होती है बहुत गर्म होती है, राइट ना। तो जब इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं तो वो मतलब जो गर्मी होती है वो हमारे अंदर आ जाती है, तो इससे हमारा जो एग्रेशन है आजकल के टाइम में बहुत हाई रहता है, मतलब लोग बीपी हमेशा हाई बढ़ा रहेगा। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में न्यूज़ में देखते हैं कि मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे मतलब बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है, राइट ना, ओके। तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो हेल्थियर सिटीजन मींस लोअर हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। अगर हम मिडिल क्लास की बात करें तो हम आउट ऑफ द पॉकेट जाके हमारा एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, राइट ना। ऑब्वियसली बात है, हम भी एक बायोलॉजिकल मशीन है और जो हमारा इनपुट है फूड है, अगर वो प्योर रहेगा तो हमारे लिए उतना ज़्यादा अच्छा है, तो हमारी लाइफ साइकिल अच्छी बनेगी, हम ज़्यादा काम अच्छा कर पाएंगे, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई रहेगी। आई कैन गिव मोर प्रोडक्टिव आवर्स, जो हमारी वर्क फोर्स एफिशिएंसी है वो ज़्यादा हाई रहेगी। तो बोला जाता है कि इंडिया शुड बी सीन एज अ 1.4 बिलियन माइंड्स। तो वो तभी है कि जब आपका इनपुट काफ़ी अच्छा होगा, आपकी डेमोग्राफिक डिविडेंड कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर आप इन लोगों को अच्छा एक इनपुट इन फॉर्म ऑफ फूड नहीं दे रहे हैं, ठीक है, राइट ना, तो आपकी जो इल वर्किंग पावर है, मतलब ठीक है, राइट ना, वो कितने प्रोडक्टिव आवर्स फिर आपको दे सकती है, ओके। तो ये बात कहने की है, बट इसके इनके इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नेवर नो डो ट्वाइस। मतलब ना, एक टाइम बात क्या है कि जो यही हमारी यंग पॉपुलेशन है क्या होने लग जाएगी, ओल्ड होने लग जाएगी, तो जितनी जल्दी हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं हमें उठाना चाहिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स क्लाइमेट एंड वाटर कंजर्वेशन, जलवायु और जल संरक्षण में सहायक।
केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं, आप कहेंगे ये कैसे? देखिए, जब भी आप इनका प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें आपका फॉसिल फ्यूल से यूज़ होंगे, ठीक है, राइट। जब आप इनका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो उसके अंदर भी आपका फॉसिल फ्यूल यूज़ होगा, तो ऑब्वियसली बात है आपके ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ेंगे, वाटर पोल्यूट होता है, ठीक है, वाटर को कंटेमिनेट करता है, दैट इज़ राइट। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने से क्या चीज़ें बढ़ जाती हैं, सॉइल डिग्रेडेशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हमने देखा, वाटर पोल्यूशन हो गया। लेकिन आप नेचुरल फार्मिंग को यूज़ करेंगे तो इट कंजर्व्स ग्राउंड वाटर, बिल्कुल सही बात है, एंड इट इम्प्रूव्स बायोडाइवर्सिटी। जनरली फर्टिलाइजर तो जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं ना, सबको मार देते हैं, अर्थवॉर्म्स वगैरह को भी मार देते हैं, ठीक है, राइट ना। तो इससे क्या होता है कि जो फिर आपकी जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो उनके जो अपर लेवल में जितने भी जो पशु पक्षी होंगे, ठीक है, राइट ना, खाने वाले होंगे, फिर वो दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी फिर इतनी रिच नहीं हो पाती। लेकिन नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, इट इम्प्रूव्स बायोडाइवर्सिटी एंड इट रिड्यूसेस कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है, छोटे छोटे इनिशिएटिव्स को ही लेकिन हम क्या करते हैं कि जो कार्बन एमिशन है इसको हम कम करते हैं, राइट। नेचुरल फार्मिंग से क्या होता है आपकी, ये हमने देख लिया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की जब भी ऐसी चीज़ें होंगी, तो देखिए आजकल के टाइम पे एक नीड है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की, ठीक है, राइट ना, चाहे वो सॉइल के रिगार्डिंग हो या वाटर के रिगार्डिंग हो या टेम्परेचर है, हीट वेव्स हैं, ठीक है, राइट ना, या क्लाइमेट शॉक है। तो अभी एक नीड आ चुकी है कि मतलब आपके पास एक ऐसा क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर हो कि जो इन लॉसेस को कम कर सके, चाहे वो ड्राउट्स हैं या फ्लड्स हैं या एक्सट्रीम वेदर है, ठीक है, राइट। इसका इनका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जो ड्राउट प्रॉन्स एरियाज होते हैं वहाँ पे आप मिलेट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, राइट ना। और एक राइस का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सेक्यूडा राइस है, पत्नी क्या है, ठीक है, राइट ना, ओके, फ्लड से रिलेटेड है शायद वो, मैं लिख दूंगा उसका नाम। ओके, तो ये एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है कि वी नीड अ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, स्पेशली इन इंडिया। ओके, तो हम बात कर रहे थे प्रेजेंट टाइम रेलेवेंस फॉर इंडिया कि टुडे इंडिया क्या क्या चीज़ें फेस करता है, तो हमने ये चीज़ें देखी थी, राइट। ओके, तो हमने ये चीज़ मानी कि भैया जो मतलब अभी एक इन सब का एक बेस्ट अल्टरनेटिव हो क्या आपका नेचुरल फार्मिंग, अगर ये होना भी चाहिए, मतलब अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो आपके पास जो सिस्टम वो सस्टेनेबल होना चाहिए, ठीक है, राइट ना। आप कब तक किसी सिस्टम को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, राइट ना। ट्रू मतलब आर्टिफिशियल मीन्स एक टाइम बाद क्या होगा कि जैसे आप सपोर्ट को हटाएंगे तो इट विल कोलैप्स। तो इसके लिए सबसे बेटर क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। तो मतलब लेट मिस्टर रतन टाटा ने भी ये बात कही थी कि जो आपका सिस्टम वो सस्टेनेबल होना चाहिए, कि मतलब जब आप सपोर्ट हटा दें तो उसके बाद भी दे रन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, नेचुरल फार्मिंग क्या हेल्प करती है आपकी, मोर सेल्फ रिलायंट, हम अधिक आत्मनिर्भर बनने की, आत्मनिर्भर भारत बनने की और बनाने की, ठीक है, राइट, ये पहल है। तो जितने हम लेस इंपोर्ट डिपेंडेंट होते जाएंगे उतने हम सेल्फ लैंड बनते जाएंगे, मोर सस्टेनेबल, बिल्कुल सही बात है, अधिक दबाव लॉन्ग टर्म के लिए हम रन कर सकते हैं, लेस इंपोर्ट डिपेंडेंट, ये चीज़ हमने देख ली, राइट। इनसे हमारे किस विजन को मदद मिलेगी, इट सपोर्ट्स द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी। ये निम्नलिखित की परिकल्पना का समर्थन करता है, आत्मनिर्भर भारत, सतत विकास और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा, और खासकर इंडिया जैसी कंट्री को, मतलब जहाँ पे पॉपुलेशन आप जानते हैं कितनी ज़्यादा है। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट्स एम्पावरिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब इन चीज़ों का मैं एक वीडियो में अलग से मतलब ब्रीफली मतलब डिस्कस में हम डिटेल करेंगे, ठीक है, राइट ना। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया ऐसे परंपरागत कृषि विकास योजना है, ये 2015 में स्टार्ट हुई थी। ओके, मतलब गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है, ये 2020 के अंदर थी, ये PKVY इसी के अंडर है, मतलब, राइट ना। तो इसके अंदर क्या है कि जो सॉइल हेल्थ है उसको नेचुरल मेथड से इम्प्रूव किया जाए, जो लोकल रूरल इकोनॉमीज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। ओके, जो डिपेंडेंसी है हमारी केमिकल्स के ऊपर उसको कम किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, राइट ना, मतलब इन फर्टिलाइजर्स जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका यूज़ किया जाए, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल जो मेथड्स हैं उनको यूज़ किया जाए, तो ये सब इन चीज़ों के अंदर है, मतलब गवर्नमेंट ने भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए। ओके, ऐसी बात नहीं है। तो रियल एग्जांपल्स हमने अक्रॉस द इंडिया देख ली, जैसे आंध्र प्रदेश नेचुरल फार्मिंग मॉडल है, आप इसको सर्च करके देखिए गूगल पे, ठीक है, राइट, आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। आंध्र प्रदेश प्रमोटेड कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल फार्मिंग है। ओके, ये चीज़ सही है। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि आपका लोअर फार्मिंग कॉस्ट है, बेटर सॉइल मॉइस्चर है, रिड्यूस केमिकल डिपेंडेंस, मतलब हमने जो भी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर जो हमने नेचुरल मेजर्स देखे थे, ठीक है, राइट ना, रिगार्डिंग फर्टिलाइजर्स और पेस्ट कंट्रोल, तो इन चीज़ों का यूज़ करके मतलब दी स्टेट्स, मतलब ये जो स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, सिक्किम है, दे आर डूइंग वेरी गुड। ओके, स्पेशली अगर हम सिक्किम की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सिक्किम, तो सिक्किम ने 2014 में शायद बैन कर दिया था, और 2016 में मतलब वो ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर हो गया था। ओके, ये चीज़ है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है एट द एंड ऑफ द वीडियो, मतलब कि
अगर ये चीज़ नेचुरल फार्मिंग सही में इतनी अच्छी है तो हम जो फार्मर्स हैं वो इसकी तरफ क्यों नहीं जाते। देखिए, सिक्किम को भी ये यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगा था। मतलब सिक्किम ने ये 2003 के अंदर स्टार्ट किया था। और स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्शन होता है, मतलब जो यील्ड होती है बहुत कम होती है। वो ना एकदम से ऐसे नहीं कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर यू विल गेट 100% रिजल्ट, तो ऐसा नहीं होता। इसमें धीरे धीरे टाइम लगता है, ठीक है, राइट ना। एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, मतलब एकदम से नहीं बढ़ जाते, राइट। तो ये चीज़ थी। अब जनरली क्या होता है आजकल के टाइम में, इतना कौन रुकना चाहता है आजकल। हर किसी को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहिए, मतलब वो ना कि छोटे टाइम में आपको प्रॉफिट हो जाए। ओके, बट सिक्किम इसकी एक मिसाल है। तो बेनिफिट्स आप देख सकते हैं, इको टूरिज्म ग्रोथ, ये तो मतलब बहुत उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ऑर्गेनिक जो ब्रांडिंग है इनकी। अब जनरली इससे क्या होता है कि जितने भी टूरिस्ट हैं वहाँ पे इसलिए जाते हैं, एक तो वहाँ पे जो उनको फूड है वो ऑर्गेनिक फूड खाने को मिलता है। फिर नेचुरल प्लेसेस हैं, एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड है, ठीक है, राइट ना। हिमालयन बायोडाइवर्सिटी तो है ही, तो वहाँ से जो होम स्टेज वगैरह है इनको काफ़ी प्रमोट किया जाता है। उनके अपने प्रीमियम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, राइट ना। तो ये चीज़ बहुत सपोर्ट करती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका स्टेट भी ऐसा बन सकता है। ओके, तो अगर हम बात करें एरियाज़ की और उनमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है, ठीक है, राइट। तो अक्रॉस वेरियस डोमेन जैसे इकोनॉमी है, तो इससे क्या होगा, जो इम्पोर्ट बुल है वो लोअर हो जाएगा। गवर्नमेंट की जो सब्सिडी बर्डन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। फार्मर्स, इनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। सॉइल, जो इसकी फर्टिलिटी है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा लंबे समय तक ये टिकाऊ रहेगी, बनी रहेगी, ठीक है, राइट। फर्टिलिटी, हेल्थ हो गया, सेफर फूड एंड वाटर, एनवायरनमेंट, लेस पोल्यूशन, बिल्कुल सही। ट्रेड, हायर ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स, जो हमारा अभी 16 to 18% है, मतलब ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर हम ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट करेंगे तो। एंड नेशनल सिक्योरिटी, ये बात बिल्कुल सही है। मतलब हम फॉरेन फर्टिलाइजर्स के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी। जैसे हमने मॉप के ऊपर देखा, जब म्यूरेट ऑफ पोटैश है, मतलब 100% डिपेंडेंट है हम दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर, राइट। तो इसका हम कंक्लूजन यही कह सकते हैं कि प्रमोटिंग नेचुरल फार्मिंग इज नॉट जस्ट एन एनवायरमेंट स्टेप, इट्स आल्सो एन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी फॉर इंडिया। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, रिड्यूस इम्पोर्ट्स, इंक्रीज फार्मर्स इनकम, ये सपोर्ट करेगी एक्सपोर्ट्स को, और जो एक सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत बनने की जो हमारा एक पहल है, ठीक है, राइट ना, उसको और मजबूती प्रदान करेगी। सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगी। मतलब एक जनरली वैसे तो होता है कि आप किसी भूमि पे काफ़ी हज़ार साल से अगर आप खेती कर रहे हो तो उसकी थोड़ा कम होती है, लेकिन आप नेचुरल मेथड्स को यूज़ करते रहेंगे तो फर्टिलिटी बनी रहेगी। जो सब्सिडी मनी है ये काफ़ी सेव होगी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, राइट। ओके, तो निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना केवल एक पर्यावरण कदम ही नहीं है, बल्कि ये भारत के लिए एक आर्थिक रणनीति भी है। और यदि वैज्ञानिक सहयोग और उचित बाजार पहुंच के साथ इसे सावधानी पूर्वक लागू किया जाए, तो प्राकृतिक खेती भारत के सतत आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख आधार बन सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि नेचुरल फार्मिंग कैन बी अ मेजर स्ट्रॉन्ग पिलर टू इंडिया सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, तो दैट इज़ फॉर द डे गाइस। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियोस दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर करें। आपके जो भी फीडबैक, सजेशंस या डाउट्स हैं, वे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर ज़रूर लिखें। तो दिस इज़ दून जी के वैली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय उत्तराखंड।